A very good afternoon to everyone. Welcome to Ajinkya Technospace. From this side, I am Sonali Koranne, and today we are here to start a session on introduction to DBMS. Okay, so let me tell you the full form of DBMS. It's the Database Management System. Okay, so today with us we are having Mr. Arjun Dikshit sir, who is a technical expert, and he will be telling you some facts regarding DBMS, what is DBMS and why we use it. Okay, so sir आप start कर सकते हैं. Okay, ma'am. Good afternoon to everyone. Today हम आज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम पढ़ेंगे जो कि हमारी डेली लाइफ में आज बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट पार्ट हो गया है. तो फर्स्ट व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, देन यूज आफ्टर द डेटा मॉडल, आर्किटेक्चर, लेयर्स, component, advantages, disadvantages, and their language also. Yes, ma'am. Ma'am, what is database management system part? Now, database management system is simply a database. Generally, we know is past days हम डेटा को स्टोर करते थे बुक्स में या फिर हम लिख के रखते थे उन डेटा को. बट हम आज रिसेंट ईयर्स में देखें तो हम हमारे कंप्यूटर सिस्टम में हम सेव कर सकते हैं हर डेटाबेस को और हम उसको एक्सिस्ट भी कर सकते हैं. तो हमारा मैनुअल वर्क जो है वो बच गया, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी हमारी ठीक हो गई. हम इसके अंदर हर टाइप का रिलेटेबल, परसिस्टेंट, हर टाइप का डेटा रख सकते हैं, उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं, उसको अपडेट या फिर हम उसको मैनेज भी कर सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड मैम. नेक्स्ट. जी मैम. अब यूजेस, एक्चुअली डेटाबेस का यूजेस, अब डेटाबेस हमारे लिए क्यों जरूरी है. तो सबसे पहले डेटा इंडिपेंडेंस एंड इफिशिएंट एक्सेस. अब डेटा जो हमारा रहता है वो इंडिपेंडेंट रहता है कि मतलब हम आज ऐसा नहीं कि हम एक पीसी पे बैठे तो वहीं से एग्जिस्ट कर रहे हैं, हम दूसरे पीसी पे जाके भी उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं. और इफिशिएंट एग्जिस्ट होती है, हमको पूरा डेटा जो हमने सेव करा था वही डेटा हमको वापस से मिल जाता है. सेकेंड, हम डेवलपमेंट टाइम हमारा क्या हुआ, वो कम हो गया, हम उसको इजीली एग्जिस्ट कर सकते हैं. हमने एक एसक्यूएल क्यूरी जैसे ही हम उसको देते हैं वो हमको पूरा का पूरा डेटा उठा के हमारे पास भेज देता है. हमको सेपरेट, ऐसा नहीं कि हर डेटा के हम सेपरेट 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 जा रहे हैं, एक क्यूरी से हम सिलेक्ट करके पूरी टेबल उठा सकते हैं. तो हमारा टाइम भी पूरा बच जाता है. डेटा की इंटीग्रिटी और सिक्योरिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट का, क्योंकि यहाँ पर हम देखें तो डेटा की इंटीग्रिटी मेंटेन रहती है. डेटा जो है हमारा, जो हम बना रहे हैं वो वैसा ही रहता है, उसको चेंज नहीं कर सकता कोई, क्योंकि उसमें सिक्योरिटी रहती है. दूसरा जो भी है उसके अंदर यूजर, वो एग्जिस्ट, थर्ड पार्टी एग्जिस्ट नहीं कर सकते हमारे डेटा को. तो हमारी डेटाबेस की इंटीग्रिटी हमेशा मेंटेन रहती है, उस वजह से सिक्योर रहता है डेटा. अब अगला पॉइंट है यूनिफॉर्म डेटा एडमिनिस्ट्रेशन. अब यूनिफॉर्म डेटा एडमिनिस्ट्रेशन होता है, मतलब कि हम कहीं से भी, देखा जाए तो हम कहीं से भी ऑल ओवर द वर्ल्ड उसको यूनिफॉर्म एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेशन भी इसका इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है. और इसके अंदर कॉन्ग्रुएंट एक्सेस और रिकवरी फ्रॉम क्रैशेस भी पॉसिबल है. अगर हमारा कोई डेटाबेस में डेटा स्टोर किया है हमने, और अगर वो बाय चांस हमारा क्रैश हो जाता है, हमारा पीसी खराब हो गया, सपोज हमने कोई पीसी पे बैठे और हमारा पीसी खराब हो गया, तो ऐसा नहीं कि हमारा डेटा भी उड़ गया, हम चाहो तो दूसरे पीसी पे बैठ के सेम डेटा को रिकवर कर सकते हैं, उसको एग्जिस्ट कर सकते हैं. तो हम देखा जाए तो पहले के जमाने में अगर हम सेव करते थे कोई भी डेटा को, तो एक सपोज एक बुक में हमने लिख लिया, तो बुक तो खराब हो सकती है, उसके ऊपर कुछ भी हो सकता था और वो बुक अगर खराब हो जाती तो हम कहाँ से डेटा ला सकते थे. बट आज हम देखा जाए तो डेटाबेस से हमको इस बहुत अच्छी फैसिलिटी मिली है कि हम क्रैशेस से भी बच सकते हैं. नेक्स्ट स्लाइड में. अब इसके अंदर काफी सारे डेटा मॉडल्स भी होते हैं जो हम इसके अंदर हम यूज कर सकते हैं डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में. तो फर्स्टली हम यहाँ पर डेटा मॉडल, हिरार्किकल मॉडल देखेंगे. तो जो हिरार्किकल मॉडल रहता है तो उसके अंदर हम देखेंगे तो एक ट्री लाइक स्ट्रक्चर रहता है जिसके अंदर पेरेंट प्लस चाइल्ड नोड्स अवेलेबल होते हैं. तो उसके अंदर हम सिंपली जैसे
ह्यूमन है, तो ह्यूमन क्या क्या हो सकता है? एक ह्यूमन एम्प्लॉय हो सकता है, क्लर्क हो सकता है, टीचर हो सकता है। ऐसे करते हम डेटा मॉडल के अंदर डेटा को हम क्लासीफाई कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू हिरार्किकल मॉडल। जस्ट लाइक एज हमको यहाँ पर देख सकते हैं, 1960s में हमको इंट्रोडक्शन मिला था इसका IBM के थ्रू। तो हम इसको हम हिरार्किकल मॉडल के थ्रू भी हम डेटा को जनरेट कर सकते हैं और एग्जिस्ट कर सकते हैं। मैम नेक्स्ट स्लाइड। एंड आफ्टर दैट नेटवर्क मॉडल देखा जाए तो बेसिकली हिरार्की का ही एक फॉर्म है, बट इसमें चेंजेस ऐसे आते हैं कि जैसे हमने हिरार्की में अभी देखा था, तो हिरार्की के अंदर एक पेरेंट था और उसके कुछ काफी सारे चाइल्ड अवेलेबल थे। बट अगर हम नेटवर्क मॉडल की बात करें तो ऐसा नहीं, यहाँ पर पेरेंट एक से ज्यादा भी हो सकते हैं। तो हम देखें यहाँ पर, तो हिरार्किकल मॉडल जो है डेटा वर मोर नेचुरली मॉडल विथ मोर देन वन पेरेंट पर चाइल्ड। हर चाइल्ड का एक पेरेंट हम यहाँ पर एलोकेट कर सकते हैं और मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी यहाँ पर हम एसोसिएट कर सकते हैं। तो ये होता है नेटवर्क मॉडल। मैम नेक्स्ट स्लाइड। अब रिलेशनल मॉडल, सिंपली रिलेशनल मॉडल हम देखें तो ये EF कॉर्ड ने डिस्कवर्ड किया था। रिलेशनल मॉडल एक डेटा स्ट्रक्चर है, स्टोरेज है और रिट्राइव भी कर सकते हैं हम जो डेटा हम इंटीग्रेट स्टोर कर रहे हैं। सिंपली रिलेशनल डेटा मॉडल देखा जाए तो हम इसको रो और कॉलम्स में क्लासीफाई करते हैं। जैसे हम टेबल बनाते हैं तो टेबल बनाना ही एक रिलेशनल मॉडल का एग्जाम्पल होता है। टेबल के अंदर रोज होते हैं और काफी कॉलम्स होते हैं, तो हम चाहे तो पूरी टेबल को भी एग्जिस्ट कर सकते हैं और चाहे तो हम सिर्फ फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम, सेकेंड रो का थर्ड कॉलम, वट एवर वी वॉन्ट, हम जो भी चाहे वो कॉलम भी एग्जिस्ट कर सकते हैं। तो ये रिलेशनल मॉडल ये भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हमको डेटाबेस मैनेजमेंट में पार्ट मिलता है। इसके अंदर डेटा स्ट्रक्चर, स्टोरेज, रिट्राइव ऑपरेशन हम अप्लाई कर सकते हैं। इन सच अ डेटाबेस हम डेटा को रिलेशनशिप के थ्रू भी क्लासीफाई कर सकते हैं टेबल के अंदर। जैसे टेबल एक कलेक्शन है रिकॉर्ड का और रिकॉर्ड इन अ टेबल कंटेन सेम फील्ड। तो हम चाहे तो रिलेशनल मॉडल के थ्रू हम हमारे टेबल को अरेंज करके डेटाबेस में स्टोर कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। नेक्स्ट स्लाइड। अब हम देखें तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का आर्किटेक्चर भी होता है। आर्किटेक्चर इन द सेंस कि हमारा जो डेटाबेस है बेसिकली वो वर्क कैसे कर रहा है। सिंपली जैसे हम हमारी बॉडी का पार्ट लेते तो हम बाहर से तो दिख रहे बट इंटरनली हो क्या रहा है, तो हम आर्किटेक्चर के थ्रू डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पर टर्मिनोलॉजी वॉज प्रपोज 1971 में बाय DBTG। इसने डिस्कवर्ड किया था इसको 2 लेवल अप्रोच के थ्रू सिस्टम में, जिसको हम आर्किटेक्चर बोलते हैं। और आर्किटेक्चर देखा जाए बेसिकली तो 3 पार्ट में हम इसको डिवाइड करके एक्सप्लेन कर सकते हैं। जैसे देखा जाए तो एक एक्सटर्नल लेवल होता है, एक कॉन्सेप्चुअल लेवल होता है और एक इंटरनल लेवल होता है। तो हम एक्सटर्नल लेवल देखेंगे तो एक्सटर्नल लेवल के अंदर हम बाहर के यूजर्स की बात करेंगे। जो बाहर के यूजर्स है वो जब एग्जिस्ट कर रहे हैं, जैसे सपोज बहुत सारे पीसीस पे बैठ गए यूजर, तो वो क्या एक्सटर्नल लेवल है कि हम बैठ के कुछ डेटा को एग्जिस्ट करने जा रहे हैं। आफ्टर दैट कॉन्सेप्चुअल लेवल आता है जो एक इंटरफेस बोल सकते हैं हम एक्सटर्नल और इंटरनल लेवल के बीच में होता है। जब एक्सटर्नल लेवल पे हम बैठते हैं तो हम कोई भी डेटा एग्जिस्ट करेंगे तो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल पे है, देन आफ्टर दैट इट गोज टू इंटरनल लेवल जो कि लास्ट लेवल हम मान सकते हैं कि स्टोरेज लेवल भी इसको बोल सकते हैं। तो इसको हम आर्किटेक्चर का एक डायग्राम है इसके थ्रू क्लासीफाई कर सकते हैं। अब ये इसके अंदर देखा जाए तो आर्किटेक्चर लेवल है। इसमें हम देखो सबसे पहले एक्सटर्नल व्यूज अगर हम देखें तो एंड यूजर्स अवेलेबल है यहाँ पर। एक्सटर्नल व्यू बहुत सारे हो सकते हैं, इनफाइनाइट यूजर्स हैं, पूरे ग्लोब में कहीं पर भी बैठ के कोई भी डेटा एग्जिस्ट करता है। तो हम इसके लिए ये नहीं बोल सकते कि 1 यूजर 2 यूजर, इट्स so many types of users are available to exist that data, so it external level। जो एक्सटर्नल लेवल वाले रहते हैं वो सबसे पहले कॉन्सेप्चुअल लेवल पे आते हैं। सपोज एक्सटर्नल लेवल वाले ने कुछ एसक्यूएल क्यूरी दी, सपोज सिलेक्ट दिस पार्ट फ्रॉम द टेबल, सो आफ्टर दैट कॉन्सेप्चुअल स्कीम पे वो चले जाता है। जो कॉन्सेप्चुअल स्कीम है यहाँ पर वो एक इंटरफेस कवर कर रही है किसके बीच, एक्सटर्नल एंड इंटरनल स्कीम की बात।
तो कॉन्सेप्चुअल लेवल पे डेटा आया हमारा, तो आफ्टर दैट इंटरनल लेवल पे वो चले गया। अब इंटरनल लेवल बेसिकली क्या कर रहा है, हमारा स्टोरेज का काम कर रहा है। सपोज कोई यूजर्स है, अब वो डेटा उसने स्टोर करा, तो स्टोर होके वो किस पे गया, इंटरनल स्कीम पे गया। इंटरनल स्कीमा जो यहाँ पर अवेलेबल, यहाँ पर काफी सारे डेटा अवेलेबल रहते हैं, डेटा स्टोर रहते हैं। अगर कोई यूजर है वो आएगा तो सबसे पहले एक्सटर्नल व्यू पे बैठेगा, आफ्टर दैट कॉन्सेप्चुअल स्कीम उसको इंटरफेस का वर्क करेगा पूरा, जो इंटरनल स्कीम पे जाने के लिए उसको जो भी उसने डेटा स्टोर करा है वो डेटा वहां से उठ के उसके पास यूजर पास आ सकता है। तो ट्रांसपेरेंसी भी यहाँ पर एक मेंटेन रहती है। तो हम बोल सकते हैं कि इसके अंदर ये बहुत ही अच्छे एडवांटेजेस है डेटाबेस का, कि एक्सटर्नल यूजर को ये नहीं पता है कि उसका डेटा ग्लोबली कहाँ पर स्टोर है, वो सिर्फ डेटा के लिए वो सेव करता है और उसको एसक्यूएल क्यूरी से रिट्राइव कर सकता है। यस मैम, नेक्स्ट। अब लेवल को हम क्लासीफाई भी करा है इसके अंदर हमने थ्योरी के थ्रू। तो एक्सटर्नल लेवल बेसिकली क्या स्कीमा बताता है कि लॉजिकल रिकॉर्ड्स रिलेशनशिप बताता है यूजर्स की, किसके लिए, डेटा के लिए। यूजर्स क्या करेगा, एक्सटर्नल लेवल के थ्रू अपने डेटा को स्टोर करेगा। आफ्टर द कॉन्सेप्चुअल लेवल, कॉन्सेप्चुअल लेवल क्या बताएगा, रिप्रेजेंट द एंटायर डेटाबेस, पूरे डेटाबेस का क्या रिप्रेजेंट करेगा, जिसे कि डिस्क्राइब कर सकता है रिकॉर्ड या रिलेशनशिप। जो कॉन्सेप्चुअल व्यू है, ये इंटरफेस है, सिंपली एक्सटर्नल और इंटरनल के बीच देखा जाए तो एक रिलेशनशिप स्टेब्लिश कर रहा है इंटरफेस की। एंड आफ्टर दैट इंटरनल लेवल, तो इंटरनल लेवल क्या बता रहा है हमको, यार डेटा हमारा जो स्टोर था उसका स्ट्रक्चर, उसकी मेथड, जो कि डेटाबेस के अंदर स्टोर रहती है। तो एक्सटर्नल लेवल पे बैठ के यूजर इंटरनल लेवल के डेटा को एग्जिस्ट कर सकता है बाय द यूजिंग एसक्यूएल क्यूरीज। और कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है वो हमारा इंटरफेस काम करता है, जो हमको डेटा आराम से रिट्राइव करने में मदद करता है। यस मैम। अब इसके अंदर काफी सारे देखे जाए तो कंपोनेंट्स भी अवेलेबल, जैसे हम हर चीज के कुछ ना कुछ कंपोनेंट्स होते हैं। तो डेटाबेस क्या है, वो भी बिल्कुल कंपोनेंट्स के थ्रू मिलके बना है। तो कंपोनेंट्स इसके काफी सारे अवेलेबल है, जैसे हार्डवेयर। तो हार्डवेयर देखा जाए तो हर चीज में हार्डवेयर की जरूरत होती है, नहीं तो हम डेटा को एग्जिस्ट कैसे करेंगे, उस पर ऑपरेशन कैसे परफॉर्म करेंगे। तो हार्डवेयर कैन रेंज फ्रॉम पीसी टू अ नेटवर्क ऑफ कंप्यूटर। जो हम कंप्यूटर है हमारा एक हार्डवेयर है, जिसके थ्रू हम हमारा डेटा स्टोर भी करेंगे और एग्जिस्ट भी करेंगे। सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर भी एक इसका कंपोनेंट है। सपोज ऑपरेटिंग सिस्टम है, नेटवर्क सॉफ्टवेयर है हमारा, और बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम्स जो है, जो भी हम डेटाबेस में देख रहे हैं वो भी क्या कहलाएंगे, हमारे सॉफ्टवेयर कहलाएंगे। आफ्टर दिस डेटा, जो कि इसका बहुत ही अहम हिस्सा है, क्योंकि डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डेटा ही सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्योंकि यूज्ड बाय द ऑर्गेनाइजेशन इन डिस्क्रिप्शन ऑफ दिस डेटा कॉल्ड स्कीमा। अब हमारा ऑर्गेनाइजेशन, एक छोटे से छोटे ऑर्गेनाइजेशन का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है उसका डेटा, जो भी स्टोर यूजर करता है और उसको रिट्राइव करता है। तो एक डेटा भी हम देखा जाए तो इसका बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। अब लोग, पीपल्स जो रहते हैं, क्योंकि हर जगह भी हम देखें तो हर किसी किसी का डेटा अवेलेबल रहता है यहाँ पर। तो इंक्लूडिंग डेटाबेस डिजाइनर, डीबीएस, एप्लीकेशन प्रोग्राम एंड एंड यूजर्स, जितने भी यूजर्स हैं जो भी डेटा को यहाँ पर स्टोर करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं, या फिर उसके ऊपर कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं, तो ये सब क्या है, हम हैं जो हम इस डेटा को एग्जिस्ट कर रहे थे, पीपल से। ये भी एक कंपोनेंट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। अब हम प्रोसीजर देखें। प्रोसीजर सिंपली क्या है, इंस्ट्रक्शंस, रूल्स है, जो कि हम अप्लाइड करेंगे हमारे डिजाइन पे, ताकि हम डेटा बेस से हमारा डेटा एग्जिस्ट कर सके। बिना प्रोसीजर के हम डेटा एग्जिस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इंस्ट्रक्शन जब तक हम कंप्यूटर सिस्टम को नहीं देते, जब तक वो हमको हमारे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करता। तो प्रोसीजर एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का, ताकि हम डेटा को एग्जिस्ट कर सके और उसको हम एग्जिस्ट करके हम यूज में ला सके हमारे। यस मैम। अब इसके बहुत सारे एडवांटेजेस होते हैं, काफी सारे एडवांटेजेस होते हैं, बट यहाँ पर हम शॉर्टली एडवांटेजेस देखेंगे उसका। तो सबसे पहले क्या, कंट्रोलिंग रिडंडेंसी। अब इसमें देखा जाए तो मतलब रिपीट प्रॉब्लम
देखा जाए तो होती थी हमारे डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। जैसे हम पहले के रिकॉर्ड्स देखिए, जो हमारा क्या होता था, बुक बेस्ड होता था। तो सपोज हम पहले रजिस्टर में एंट्री करते थे हमारी, तो अब एक रजिस्टर में हमने कुछ भी चीज चेंज की और वही चीज दूसरे रजिस्टर में थी, तो ऑटोमेटिकली तो चेंज नहीं होगी, तो मतलब दूसरे रजिस्टर की बात तो गलत हो गई। तो ये चीज हम डेटाबेस के थ्रू रिसॉल्व कर सकते हैं। अब इसमें कैसे कर सकते हैं, जैसे सिंपली हमने एक डेटा स्टोर किया था डेटाबेस मैनेजमेंट में, तो हमने एक जगह का डेटा अगर अपडेट किया है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में, तो वो सारी जगह जहां भी उससे रिलेटेड डेटा स्टोर हुआ था वो सारा अपडेट हो जाएगा। तो मतलब इसकी रिडंडेंसी मेंटेन रहेगी। इसलिए बोलते हैं कि इसमें एक इंटीग्रिटी बहुत ही अच्छा कॉन्सेप्ट होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का। तो शेयरिंग ऑफ डेटा, हम घर बैठे डेटा को शेयर कर सकते हैं आराम से हर किसी के साथ, क्योंकि मैनी टू मैनी रिलेशनशिप भी यहाँ पर स्टेब्लिश हो सकती है। चाहे तो हम यहाँ घर बैठे किसी का भी डेटा किसी के साथ सॉल्व या किसी से भी शेयर कर सकते हैं। डेटा की कंसिस्टेंसी यहाँ पर मेंटेन रहती है, क्योंकि यहाँ पर जो भी हमारा डेटा रहता है वो सिक्योर फॉर्म में होता है, क्योंकि यहाँ पर बराबर आईडी पासवर्ड सब चीज देने के बाद ही यूजर इसको एक्सेस कर सकता है। और वो भी हमारा जो भी डेटा रहता है वो डेटा बेस तक पहुंचने के लिए उसको काफी सारे ऑपरेशन परफॉर्म करने होते हैं। तो यहाँ पर देखा जाए तो कंसिस्टेंसी उसकी काफी अच्छी मेंटेन रहती है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा एडवांटेजेस हम बोल सकते हैं। इंटीग्रेशन ऑफ डेटा एक यही पार्ट है, इंटीग्रेशन ऑफ कंस्ट्रेंट, ये सब सिक्योरिटी के ही पार्ट है। हम देखें तो इसमें बहुत अच्छी सिक्योरिटी मेंटेन रहती है। आज हम घर बैठे जो भी कुछ डेटा स्टोर कर रहे हैं, सपोज कॉलेज का कुछ डेटा है हमारा, हम उसको स्टोर करते हैं, तो हम जब तक हमारे आईडी एनरोलमेंट नंबर और सब चीजें हम वहां पर मेंशन नहीं करते तो उसको एग्जिस्ट नहीं कर सकते। तो थर्ड पार्टी तो जाकर भी उसको एक्सेस नहीं कर सकती। तो इससे पूरी इंटीग्रिटी उसकी मेंटेन रहती है। तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम से हम पास्ट लाइफ से जो प्रेजेंट लाइफ में आए हैं और जो हम फ्यूचर लाइफ में जाएंगे, हम हमारे डेटा को बहुत अच्छे से सिक्योर फॉर्म में रख सकते हैं, ताकि हमारे जो बाकी के आने वाली जनरेशन है वो भी उस डेटा को इफेक्टिवली यूज कर सके। यस मैम। अब काफी सारे इसके डिसएडवांटेजेस बोलते हैं, पर देखा जाए तो इसमें कुछ ही डिसएडवांटेज होते हैं जो कि हमको इसमें मिलते हैं। एज अ पास्ट डेज पास्ट टाइम में हमारे पास काफी सारे डिसएडवांटेजेस होते थे, क्योंकि हम हर डेटा को फाइल में रिकॉर्ड्स में हम उसको बुक में सेव करते थे, हैंड के थ्रू मैनुअल वर्क था। तो हम देखा जाए तो पास्ट से हम प्रेजेंट में आए हैं, तो काफी सारे डिसएडवांटेजेस हट चुके हैं। पर फिर भी देखा जाए तो हर चीज का एडवांटेज है तो डिसएडवांटेज होता ही होता है। तो हम इसमें काफी डिसएडवांटेज देख सकते हैं, जैसे कॉस्ट जो है, हम अगर हम चाह रहे हैं कि हमारा खुद का डेटाबेस हम मेंटेन करें, कंपनी खोल रहे हैं या फिर कुछ ऑर्गेनाइजेशन, तो इसके लिए हमको हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर की कॉस्ट पे करना पड़ती है। जो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर कॉस्ट काफी सारी हो सकती है। और डेटा कन्वर्जन, डेटा का कन्वर्जन भी एक अहम हिस्सा होता है, उसमें भी काफी सारी कॉस्ट लगती है डेटा को कन्वर्जन फॉर्म में लाने के लिए। अब ऐसा नहीं कि कोई भी इंसान आया, सपोज कोई इंसान है, हाँ सिंपली वो डेटा को एग्जिस्ट कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, बट एक टेक्निकल बंदा होना चाहिए जिसको पूरा स्किल क्यूरी का आना चाहिए कि क्या होती है, उसके प्रोसीजर्स क्या होते हैं। ऐसे नहीं बस कि एक बटन दबाया और हमको हमारा डेटा मिल जाता है। तो ये ट्रेनिंग भी एक इम्पोर्टेंट पार्ट है इसका। आप किसी को बोल रहे हो कि डेटाबेस को मेंटेन करो, तो उसके लिए क्या होगा, एक स्टाफ होगा, उसको ट्रेनिंग देना पड़ेगी। ट्रेनिंग देने के बाद उसको इंस्ट्रक्शन फॉलो करना आएंगे, तभी जाके वो इंस्ट्रक्शन फॉलो करके अपने डेटा को मेंटेन करेगा, एग्जिस्ट करेगा, अपडेट करेगा। तो हर एक डेटा की जो भी हम इसके अंदर छोटी से छोटी प्रोसेस देखते हैं, तो सबके अंदर हमको एसक्यूएल क्यूरीज लगानी पड़ती। तो उसको सीखने के लिए एक टेक्निकल बंदा होना अवेलेबल बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। टेक्निकल स्टाफ वही है, इसके अंदर कॉस्ट लग जाती है, उसको अपॉइंट करना पड़ता है, क्योंकि हमको सिखाना पड़ती है एक एक बात, तब जाके हमारा डेटा वहां पर अच्छे से हो सकता है। और डेटाबेस डैमेज, कभी का डेटाबेस का डैमेज भी हो सकता है। जैसे सपोज हमने डेटाबेस ठीक है सेव कर लिया, उसको स्टोर कर लिया, पर पीसीज जो रहते वो भी तो क्रैश हो सकते हैं। भले ही हमारा डेटा जो हमने ग्लोबली सेव करा था वो ठीक है सिक्योर था, कहीं पर जाके सेव हो गया, हम चाहेंगे ठीक है दूसरी जगह बैठ के भी उसको एग्जिस्ट करें, पर हमारा जो पीसी का डेटा था, हमने सपोज डेटा स्टोर करा मैं हमारे पीसी में, तो अगर पीसी हमारा क्रैश हो जाएगा तो काफी ज्यादा हमको लॉस अभी यहाँ पर
हो सकता है, हमारा पीसी क्रैश होने से हमारा डेटा भी पूरा लॉस हो सकता है। तो ये भी कुछ डिसएडवांटेज है। हाँ, पर पास्ट लाइफ को देखा जाए तो प्रेजेंट में इसके डिसएडवांटेज इतने नहीं जितने हम पास्ट में देख सकते हैं। यस मैम। अब हमने देखा था कि अब डिसएडवांटेज एक हम देख रहे थे कि टेक्निकल स्टाफ में यहाँ पर होना जरूरी होता था। क्यों जरूरी होना था? क्योंकि इसके अंदर क्यूरीज रहती है, इसके अंदर हमको काफी लैंग्वेजेस यूज करना पड़ती है जिसके थ्रू ही हम डेटा को एग्जिस्ट कर सकते हैं। जैसे अब यहाँ डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज बेसिकली है क्या है, स्ट्रक्चर जो हमारा डिफाइन कर रहा है डेटाबेस को, वो ही डेटाबेस डेफिनेशन लैंग्वेज रहती है। सपोज हम डेटाबेस में है तो डेटाबेस हमको क्रिएट करना पड़ता है, तो डीडीएल में क्रिएट भी एक इसका एग्जांपल है जिससे हम क्रिएट कर सकते हैं ऑब्जेक्ट को डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। हम क्रिएट करने के बाद चाहे तो हम उसको थोड़ा चेंज भी कर सकते हैं बाय यूजिंग द एल्टर। एल्टर क्या है? डेटाबेस के स्ट्रक्चर को चाहे तो हम थोड़ा अपडेट या चेंज करना चाहे तो बिल्कुल कर सकते हैं। उसको ड्रॉप भी कर सकते हैं, हम डिलीट कर सकते हैं डेटाबेस में से किसी भी ऑब्जेक्ट को। कुछ ऑब्जेक्ट है सपोज, वो ऑब्जेक्ट हमको बाद में लगा कि नहीं इट्स नॉट प्रॉपर, तो हम उस ड्रॉप भी कर सकते हैं उस डेटाबेस को। और ट्रंकेट, हम चाहे तो रिकॉर्ड को भी रिमूव कर सकते हैं टेबल में, इंक्लूडिंग स्पेसेस एलोकेटेड फॉर द रिकॉर्ड आर रिमूव्ड। हमने बाकी की कुछ स्पेसेस रख सकी थी जो हम चाहते थे कि ठीक है बाय फ्यूचर हम डेटा को स्टोर यहाँ भी करेंगे, पर हम सोच रहे हैं कि अब नहीं, हमको उसका यूज नहीं था, हमारे जो रिकॉर्ड थे हम उसको यूज नहीं है अब कुछ, तो हम उसको चाहे तो उसको भी रिमूव कर सकते हैं। हम चाहे तो उसमें कमेंट भी यूज कर सकते हैं, एड कमेंट टू डेटा डिक्शनरी। हमारी डेटा डिक्शनरी जो रहती है, हम चाहे तो कमेंट के थ्रू उसमें ऐड कुछ भी कमेंट कर सकते हैं। या फिर हम रीनेम, हमारा डेटा था सपोज हमने हमारा डेटा स्टोर किया था, अब हम उसको चाहे तो हमारे उसका पूरा नाम बदल सकते हैं बाय यूजिंग द रीनेम। डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में डीडीएल डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज में काफी सारे एग्जांपल्स अवेलेबल जिसके थ्रू हम हमारे डेटा को पूरी तरीके से मेंटेन कर सकते हैं। उसको क्रिएट, उसको एल्टर, उसको ड्रॉप, उसको ट्रंकेट, उसको कमेंट या उसको रीनेम भी कर सकते हैं। यस मैम। अब मैनिपुलेशन, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज। मैनिपुलेशन सिंपली क्या बताता है हमको यहाँ पर कि हम डेटा को क्या कर रहे हैं, पूरे तरीके से अपडेट कर रहे हैं उसके अंदर। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज के बाद डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज भी एक इसका अहम हिस्सा है, यूज्ड फॉर मैनेजिंग डेटा विद इन द स्कीमा ऑब्जेक्ट। अब यहाँ पर काफी सारे एग्जांपल अवेलेबल, जैसे कि सिलेक्ट, हम रिट्राइव कर सकते हैं डेटा को। सपोज यहाँ बैठ के सिलेक्ट हमारे टेबल का नाम दे दो फ्रॉम जो भी रिकॉर्ड था उसमें से हमको चाहिए, तो सिलेक्ट के थ्रू हम चाहे तो डेटा को हमारे डेटाबेस में से एग्जिस्ट कर सकते हैं। इंसर्ट, अब हमने सपोज टेबल बना ली, उस टेबल में हमने सब एंटर कर दिया, पर उसके बाद हमने चाहा कि नहीं इसके अंदर एक रिकॉर्ड और होना चाहिए, इसकी कॉलम बदलना चाहिए, तो हम चाहे तो उसके अंदर इंसर्ट भी कर सकते हैं यूजिंग द इंसर्ट डेटा। अपडेट, हमने पूरी टेबल बना ली, आफ्टर दैट हमको लगा कि नहीं इसको तो अपडेट भी करना है, तो अपडेट क्यूरी से हम उसका पूरा डेटा हम टेबल के अंदर अपडेट कर सकते हैं। हम चाहे तो डिलीट कर सकते हैं, डिलीट ऑल द रिकॉर्ड फ्रॉम द टेबल, द स्पेस फॉर द रिकॉर्ड्स रिमेन। हम उसको मर्ज कर सकते हैं। हम मर्ज मतलब जैसे दो टेबल है, हम चाहे तो इसके अंदर बहुत सारे ऑपरेशन रहते हैं जैसे नॉर्मलाइजेशन है या बहुत सारी चीजें हैं जो हम इसके अंदर करते हैं डेटाबेस में, तो हम मर्जिंग भी कर सकते हैं। हम चाहे तो कुछ डेटा को आपस में मर्ज कर सकते हैं जो कि काफी यूज में था। हम चाहे तो कॉल आप पीएल, एसक्यूएल और जावा सब प्रोग्राम, हम इस डेटाबेस मैनेजमेंट में प्रोग्राम में हम चाहे तो दूसरी लैंग्वेज का जो है पार्ट उसको भी कॉल कर सकते हैं और उसको भी रिट्राइव कर सकते हैं। हम चाहे तो एक्सप्लेन कर सकते हैं प्लान को, या फिर हम लॉग टेबल, इसके अंदर लॉग टेबल एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, रीड और राइट हम इसके अंदर पढ़ते हैं जो कि कंट्रोल कॉन्क्यूरेंसी को पूरा मेंटेन रखता है। तो लॉग टेबल एक इसका पार्ट रहता है जो काफी वास्ट रहता है, तो उसके अंदर हम चाहे तो रीड या राइट ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं और रीड राइट ऑपरेशन परफॉर्म करके हम उसकी कंसिस्टेंसी, उसकी इंटीग्रिटी को भी मेंटेन करके हम चाहे तो पूरा ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं। यस मैम। थैंक यू अर्जुन सर। आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। थैंक यू मैम।
और ये सर का मेल आईडी है, आप लोग अगर कांटेक्ट करना चाहें तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप लोगों ने अपने मेल आईडीज भेज ही दिए हैं, तो आपको आपके मेल आईडीज पे ये स्लाइड्स प्लस इसके लेक्चर की रिकॉर्डिंग एंड ई सर्टिफिकेट आपको मिल जाएगा। एंड अगर आपको मुझे कांटेक्ट करना है इन फ्यूचर तो यू कैन मेल मी ऑन दिस मेल आईडी एंड माय व्हाट्सएप, दिस इज माय ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर। और इसके अलावा मेरे फ्री लेक्चर्स अगर आपको देखने हैं तो आप मेरी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं www.ajinkyaTechnospace.in/lecture। हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि आपके पास कोई ऐसा नॉलेज है, कोई प्रैक्टिकल नॉलेज है या फिर कोई कोई ऐसा टॉपिक है जिसको आप प्रेजेंट कर सकते हैं, आप शेयर कर सकते हैं, तो यू आर ऑल्सो वेलकम टू शेयर योर नॉलेज ओवर हियर and you can contact me anytime on my WhatsApp number, my mail ID. Okay. Thanks for joining today. Thank you. थैंक यू मैम। Okay. So I'm ending the meeting. श्योर मैम। Okay. 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 Thank you.